मान लीजिए कि आप छुट्टी का प्लान बना रहे हैं और आपके मन में है कि आपको बीचेस देखने हैं, तो इंडिया की कौन सी जगह है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी? बहुत सारे लोगों के मन में आएगा गोवा। बट बहुत लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि जब 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, उस समय गोवा किसी और कंट्री के कंट्रोल में था। ये कंट्री थी पोर्चुगल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फाइनली फिर भारत ने गोवा को अपने साथ मिलाया, जिसको भारत में कहा जाता है लिबरेशन ऑफ गोवा, बट उसी सेम चीज को पोर्चुगीज लोग कहते हैं इन्वेजन ऑफ गोवा। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के स्टार्टिंग से। ये वो टाइम था जब भारत में आए पोर्चुगीज, यानी पोर्चुगल के लोग, वहां के एक्सप्लोरर्स। लोगों को अक्सर लगता है कि भारत में सिर्फ अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश लोग, बट ऐसा नहीं है। भारत में ब्रिटिश के अलावा आए थे पोर्चुगीज, फ्रेंच और डच लोग भी भारत में आए थे। यहां तक कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होने से पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो नेदरलैंड से लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे कंपनी बना के रखी थी। बट 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, उस समय ब्रिटेन यूरोप की बहुत स्ट्रांग पावर थी। बट जब तक ये वॉर खत्म हुआ 1945 तक, तब यूरोप में पावर का जो पूरा सेंटर था वो पूरा चेंज हो चुका था, क्योंकि अब ब्रिटेन उतनी ताकतवर नहीं रह गई थी। और जो ब्रिटेन की फोर्सेस थी भारत के अंदर, उनको समझ में आ गया था कि वो भारत पे अपनी कंट्रोल बना के नहीं रख सकते हैं। इसीलिए 1947 में भारत को उनको छोड़ना पड़ा और 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली। परंतु अभी भी कुछ ऐसे एरियाज थे भारत के जो आजाद नहीं हुए थे। ये आजाद इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि ये एरियाज पहले से भी ब्रिटिश लोगों के अंडर नहीं थे, ये थे पोर्चुगीज लोगों के अंदर। और कुछ एरियाज थे गोवा, दमन एंड दीव और दादरा और नगर हवेली। पोर्चुगीज लोग इन एरियाज को एक साथ लेके बोलते थे एस्तादो दा इंडिया। उस समय गोवा की पॉपुलेशन थी लगभग 6,37,000, तो काफी लोग हैं। और ये सारी जो पॉपुलेशन है, ये जो पोर्चुगल में जो गवर्नमेंट थी उनके अंडर, उनके कानून के अंदर लोग चलते थे। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भारत आजाद हो गया 1947 के बाद, जो पोर्चुगल में गवर्नमेंट थी वो एक तरह की डिक्टेटरशिप थी। वहां पे तानाशाही चल रही थी। एग्जैक्टली बोला जाए अगर, तो उस समय जो पोर्चुगल में गवर्नमेंट थी, उसका प्राइम मिनिस्टर जो था, उसका नाम था एंटोनियो दे ओलिवेरा सालाजार। कहने के लिए तो ये बंदा पोर्चुगल का प्राइम मिनिस्टर था, बट इसने डिक्टेटोरियल पावर हासिल कर ली थी। मतलब अपनी मर्जी से ही जो इसको फैसले लेने थे वो ले रहा था। अब इस बंदे का ये मानना था कि जो गोवा है, देखिए अब मैप में कितना दूर है पोर्चुगल से, वो गोवा पोर्चुगल की कॉलोनी नहीं है। वो टेक्निकली इसको कॉलोनी नहीं कह रहा था, उपनिवेश नहीं कह रहा था, वो कह रहा था कि गोवा पोर्चुगल का ही हिस्सा है, तो उसमें कॉलोनीज वाले रूल लगेंगे ही नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तो जितने भी बड़े बड़े देश बचे थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उनका यह मानना था कि कोलोनिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब एक देश दूसरे देश के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, जैसे भारत के ऊपर ब्रिटिश लोग का कंट्रोल था, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हर देश को अपनी सरकार चलाने का और अपना अधिकार होना चाहिए कि हम कैसा, हमको रूल्स बनाने हैं, क्या करना है, अपना अधिकार होना चाहिए। बट पोर्चुगल इस बात को नहीं मान रहा था। वो कह रहा था कि वो हमारा ही हिस्सा है, वो हमारी कॉलोनी नहीं है गोवा। अगर इस सबके टाइम भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, तो उस समय प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्णा मेनन। तो उसमें भारत की जनता का और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका यह मानना था कि गोवा एक्चुअली भारत का हिस्सा है और ये पोर्चुगीज कंट्रोल में है। पूरा भारत आजाद हो चुका है ब्रिटिश लोगों से, तो ये गोवा क्यों पोर्चुगीज लोगों ने भी पकड़ के रखा है? तो उनका यह मानना था कि गोवा को भारत में शामिल करना चाहिए। और इस चीज के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चाहते थे कि एक डायलॉग के साथ, मतलब बातें करके, बिना लड़ाई किए, बिना मिलिट्री फोर्स यूज किए, हमको गोवा हमारे साथ जोड़ दिया जाए। बट जैसे मैंने कहा, पोर्चुगल की गवर्नमेंट इस बात को लेकर कंप्लीटली नकार रही थी कि कोई चांस ही नहीं है, हम देंगे ही नहीं गोवा का हिस्सा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पे कि इस पूरे टाइम के दौरान जो गोवा के अंदर पॉपुलेशन थी, उनका यह मानना था कि हमको भारत के साथ मिलना है। और इसीलिए वो पोर्चुगीज गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनसे प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे। और इसके साथ साथ उन्होंने वहां पे नॉन वायलेंट मूवमेंट्स भी किए थे, मतलब बिना हिंसा किए, बस सरकार से अर्जी करना कि हमको अब इंडिया से मिलना है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि गोवा में जो लोग थे सिर्फ सत्याग्रह कर रहे थे, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे गोवा में जो आर्म्स यूज करके, मतलब हथियारों का इस्तेमाल करके पोर्चुगीज गवर्नमेंट पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि हमको अब इंडिया के साथ मिलना है। तो 1950 फरवरी में ऑफिशियली भारत ने पोर्चुगल गवर्नमेंट को बोला कि हमको बात करनी चाहिए कि कैसे गोवा को डील किया जाए, गोवा को हमको मिलना चाहिए। इस पे ऑब्वियसली पोर्चुगल का रिस्पॉन्स ये था कि वो भारत को नहीं देंगे गोवा, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब पहली बार 16वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में जब पोर्चुगीज लोग गोवा में आए थे, उस समय भारत एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब एक कंट्री इंडिया,
जैसी चीज नहीं थी, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स थे, किंगडम्स थे। तो कैसे हम ये मान लें कि गोवा जो है वो भारत का हिस्सा है, हम क्यों भारत को दे दें? रिपब्लिक ऑफ इंडिया उस समय थी ही नहीं जब पोर्चुगीज आए थे। तो अगर शॉर्ट में कहें तो भारत का जो स्टैंड है वो ये था कि हमको बातों से, नेगोशिएशन से करके गोवा को अपने साथ जोड़ लेना है। बट पोर्चुगल की गवर्नमेंट इस बात के लिए राजी नहीं थी। बट पोर्चुगीज गवर्नमेंट इस बात को जानती थी कि ये जो अपना कंट्रोल बना के रखा है उन्होंने गोवा के ऊपर, ये सही नहीं है। इसीलिए अपनी बात को सपोर्ट करवाने के लिए पहले वो लोग गए ब्रिटिश लोगों के पास, यूके के पास, कि भाई ये देखो इंडिया बोल रहा है कि हम गोवा को अपने साथ जोड़ लेंगे, हमारी मदद करो। बट ब्रिटिश लोगों ने ऑलरेडी भारत के ऊपर बहुत लंबे समय तक राज किया था और अब भारतवासियों ने ब्रिटिश लोगों को निकाल दिया था। तो ब्रिटिश लोग भी जानते थे कि उनकी बात का भारत के ऊपर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो वो जो ब्रिटिश के पास गए थे पोर्चुगीज लोग, वो फेल हो गया। उसके बाद वो लोग ब्राजील के पास गए कि दबाव डालो भारत के ऊपर, बट वो भी उसका भी कुछ काम नहीं हुआ। फाइनली फिर पोर्चुगल के लोग गए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में। ध्यान रखिए कि वो संस्था है जहां पे पूरे देश के जो ताकतवर कंट्रीज हैं वो इकट्ठा होते हैं और किसी बात के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये बात सही है कि गलत है। तो यूनाइटेड नेशंस में भी कंट्रीज ये कह रहे थे कि इन सारी बातों को आपको डायलॉग के साथ, नेगोशिएशन के साथ सॉल्व करना चाहिए, मिलिट्री फोर्स का यूज नहीं होना चाहिए। ये पूरा जो बातों का सिलसिला है काफी टाइम तक चला। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 1961 तक हम आ गए। हम कहां 47 में आजाद हुए थे, बट अभी भी इस बात का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, क्योंकि पोर्चुगल पूरा अड़ा हुआ था इस बात पे कि हम गोवा को वापस नहीं करेंगे इंडिया को। और फिर दिसंबर के महीने में 1961 में यह बात अब क्लियर हो गई थी कि बातों से हम गोवा को अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे, हमको मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भारत की आर्म फोर्सेस को, मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया कि अपना जो प्लान है वो शुरू करो गोवा के अंदर जाने का और उसको एनेक्स करने का। ये जो पूरा प्लान है इसको ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। ध्यान रखिए कि ये ऑपरेशन विजय 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उस ऑपरेशन विजय से अलग है। तो जब भी आपको किसी जगह को इन्वेड करना होता है, स्पेशली ऐसी जगह जो जिसकी बाउंड्री आपके साथ लगी हो, तो इन्वेजन के पहले वहां पे आप अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज कर लेते हो, अपनी आर्मी को उसके आसपास के एरियाज में भेज देते हो। और एग्जैक्टली वही भारत ने भी किया। गोवा में घुसने के लिए भारत ने अपनी आर्म फोर्सेस के तीनों मेन विंग्स का इस्तेमाल किया था, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। यहां पे आर्मी की बात करें तो 45,000 इन्फेंट्री का इस्तेमाल हुआ था। उसके अलावा नेवी ने बहुत सारी शिप्स भेजी थी, अपना लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विक्रांत भी यहां पे आया था, किसी भी पॉसिबल फॉरेन इंटरवेंशन को रोकने के लिए। मतलब अगर कोई और कंट्री इस पूरे सिचुएशन में घुसने की कोशिश करता है, टांग अड़ाने की कोशिश करता है, तो वहां पे आईएनएस विक्रांत था उस चीज को रोकने के लिए। एयरफोर्स की बात करें तो बहुत सारे बॉम्बर्स इस ऑपरेशन के लिए यूज किए गए थे। सबसे ज्यादा जो बॉम्बर इस ऑपरेशन के लिए यूज हुआ था उसका नाम था कैनबरा। कुल मिला के 20 कैनबरा इस्तेमाल हुए थे इस ऑपरेशन के लिए, और इसके अलावा और भी एयरक्राफ्ट थे जिनको बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस सबके दौरान जो पोर्चुगल में जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, जो एक तरह का डिक्टेटर था, उसने मन बना के रखा था कि वो गोवा को छोड़ेगा नहीं। और इसीलिए उसके जो डिफेंस मिनिस्टर था उसने उसको सलाह दी कि हम इतना दूर हैं गोवा से, तो हमको गोवा को अगर खड़ा रखना है, अगर हमको गोवा में अपनी सरकार बना के रखनी है, तो हम जो मिलिट्री की जरूरत होगी वहां पे वो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे इनफ टाइम में, क्योंकि भारत एकदम वहीं पे है और उनकी फोर्सेस बहुत ज्यादा मात्रा में है, हम उनको रोक नहीं सकते। बट फिर भी सालाजार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने मन में ठान के रखा था कि अगर भारत ने अटैक किया तो वहां पे लड़ाई करेगा। उस समय पोर्चुगल की सरकार का जो गवर्नर जनरल था गोवा में, उसका नाम था मैनुअल एंटोनियो वेसालो ए सिल्वा। तो सालाजार ने सिल्वा को मैसेज भेजा कि अगर भारत ने अटैक किया तो आपको लास्ट मैन तक लड़ाई करनी है, आपको सरेंडर नहीं करना है, और कम से कम 8 दिन तक आप होल्ड करो इंडिया को, तब तक मैं पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनका मैं सपोर्ट लेके आ जाऊंगा और इस इन्वेजन को, इस लड़ाई को मैं रुकवा दूंगा। तो फाइनली ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई 17 दिसंबर साल 1961 को, जब सुबह 9:45 बजे 9:45 AM भारत की आर्म फोर्सेस ने गोवा की बाउंड्रीज में एंटर किया। 18 दिसंबर को यानी अगले दिन पोर्चुगल ने ये एक रेजोल्यूशन लेके वो गया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में और बोला ये देखो भारत की फोर्सेस ने गोवा के अंदर एंटर कर गए हैं और ये लोग मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं गोवा को हमसे छीनने के लिए। जब कोई ऐसी बात यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में आती है तो पहले उसके ऊपर ये डिस्कशन होता है कि इस बात को हमको कंसीडर भी करना है कि नहीं। तो उस बात पे वोटिंग की गई और 7 कंट्रीज ने वोट किया कि हाँ इस बात पे बहस होनी चाहिए। तो जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में पास किया गया रेजोल्यूशन तो 7 कंट्रीज ने ये कहा कि भारत का जो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल है वो गलत है और भारत को अपनी मिलिट्री को वापस ले जाना चाहिए इंडियन बाउंड्रीज के अंदर, गोवा में नहीं रहना चाहिए। ये जो 7 कंट्रीज थी इसमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल थे। इसके अगेंस्ट
4 कंट्रीज ने कहा कि नहीं, ये भारत का एक्शन सही है, और इन कंट्रीज में सोवियत यूनियन शामिल था। और इसी वजह से जब रेजोल्यूशन का रिजल्ट निकला तो सोवियत यूनियन के पास वीटो पावर थी, यानी कि वो इस फैसले को बदल सकते थे। इसीलिए उन्होंने इस रेजोल्यूशन को खारिज करवा दिया और भारत के खिलाफ किसी और कंट्री ने इंटरवीन नहीं किया, उनको रोका नहीं। जब पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर को सालाजार को पता चल गया कि कोई और कंट्री उनकी हेल्प नहीं करेगी, तो फिर उन्होंने ए सिल्वा को, अपने गवर्नर जनरल को ऑर्डर दिया कि जहां जहां से भी आप पीछे हट रहे हो वो सारी जगह जला देना, उस सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना, क्योंकि भारत के पास सबूत जगह, पूरी सही जगह नहीं आनी चाहिए। उनको सब चीज वापस बनानी पड़े, पूरी तरह गोवा को आप तबाह कर दो। परंतु ए सिल्वा जो थे, उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, हम अपनी फोर्सेस को लड़ाई नहीं करवाएंगे, यहाँ पे हमारा कोई चांस ही नहीं जीतने का, तो क्यों अननेसेसरी ब्लडशेड हो, इतने लोगों की जान जाए। तो उसने 19 दिसंबर को, यानी इन्वेजन शुरू होने के 2 दिन के बाद शाम के टाइम सरेंडर पे साइन कर दिया। तो इस तरह भारत ने जो एंटर किया था गोवा के अंदर, 2 दिन के अंदर उन्होंने गोवा की आर्म्ड फोर्सेस को सबड्यू कर दिया और अब गोवा भारत का हिस्सा था। तो इस प्रकार गोवा, जो 451 ईयर्स तक पोर्चुगीज रूल के अंडर था, अब वो आजाद हो चुका था और भारत के साथ मिल चुका था। अगर इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन की बात करें तो भारत की लगभग 22 जवानों की जान गई, और इस तरफ अगर पोर्चुगीज फोर्सेस की बात करें तो 30 लोगों को उन्होंने गंवाया। अगर प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात करें तो 4668 लोगों को बंदी बनाया गया यहाँ पे, और इसमें ए सिल्वा भी शामिल थे। इस मिलिट्री ऑपरेशन के पहले कुछ यूरोपियंस थे जो पोर्चुगल में थे, उनको इवैक्यूएट कर लिया गया था, तो बहुत सिविलियन लोगों की जान यहाँ पे नहीं गई। जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो पूरी दुनिया भर से जो सारे कंट्रीज हैं उनके रिएक्शन आने लगे कि क्यों ऐसा हुआ, ये जो भारत ने किया वो सही था कि गलत। कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने भारत के एक्शन को गलत कहा, जैसे कि अमेरिका। उन्होंने कहा कि भारत से हम ये समझते हैं कि ये एक नॉन वायलेंट कंट्री है, या फिर इन्होंने सत्याग्रह किया था ब्रिटिश लोगों को निकालने के लिए, ये लोग हिंसा में बिलीव नहीं करते हैं। फिर इन्होंने क्यों मिलिट्री का फोर्स इस्तेमाल किया गोवा को अपने साथ जोड़ने के लिए। सिमिलरली ब्रिटिश लोग हो गए या और कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने भारत के इस एक्शन की कड़ी निंदा की। तो इसी वजह से जो गोवा का एनेक्सेशन था, इस एपिसोड के बाद भारत की एक तरह से ये रेपुटेशन बन गई कि भारत ऐसा कहता है कि वो कभी भी किसी और कंट्री को इन्वेड नहीं करता है, बट उन्होंने गोवा को इन्वेड किया। यहां पे उन्होंने एग्रेसिव फोर्स दिखाया, इसलिए भारत ये कह नहीं सकता कि वो कभी भी अग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करता है। ऑब्वियसली इस मिलिट्री ऑपरेशन के बाद भारत और पोर्चुगल के बीच में जो भी डिप्लोमेटिक टाइज थे, जो रिलेशंस थे, वो टूट गए। और फिर 1974 में जाके जब पोर्चुगल से ये डिक्टेटर वाली गवर्नमेंट हट गई, नई सरकार आई, तो उन्होंने फाइनली फिर ऑफिशियली इस बात को माना कि गोवा भारत की टेरिटरी है। और 1974 में जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो वापस रिपेयर हो गए और अच्छे रिलेशंस बन गए भारत और पोर्चुगल के बीच में। इसी वजह से जो पूरा गोवा में मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, इसको लोग 2 तरह से देखते हैं। भारत के लोग इसको कहते हैं लिबरेशन ऑफ गोवा, यानी जब भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने गोवा को आजाद कराया। बट पोर्चुगल में और पोर्चुगल की सरकार के बहुत सारे लोग ये मानते थे कि ये इन्वेजन था गोवा का, या फिर गोवा का जबरदस्ती गोवा को हमसे छीना गया है। तो भारत का यहाँ पे जो एक्शन था वो एग्रेसिव था। ऐसा पूरी दुनिया में बहुत बार हुआ है, जब किसी एक कंट्री को लगता है कि वहां पे उनके लोग रहते हैं और उनको अपने साथ जोड़ना उनको, तो वो उस जगह को आजाद करेंगे। बट दूसरे लोग का ये मानना होता है कि ये वो आजाद नहीं कर रहे हैं, ये जबरदस्ती अटैक करके उनको दूसरे लोगों से छीन रहे हैं, उनसे अलग कर रहे हैं। अभी भी इस टाइम भी यूरोप में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जहां पे 2 कंट्रीज इसी बात को लेकर लड़ाई कर रही हैं कि जिन एरियाज के ऊपर आपने अटैक किया है, वो आप अटैक कर रहे हो उस जगह को आजाद करने के लिए कि हमसे छीनने के लिए। तो गोवा का जो एनेक्सेशन है, जो पूरा मिलिट्री कैंपेन है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये एक एग्रेसिव कैंपेन था, किसी दूसरी जगह से उसको छीनने के लिए ये कैंपेन था, या फिर क्या ये एक आजादी का कैंपेन था कि गोवा को लिबरेट किया पोर्चुगीज फोर्सेस से और उसको अपने साथ जोड़ा? इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।